हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो आज के इस लेक्चर में आज का लेक्चर नंबर 4 होगा और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग स्टडी क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे हम लोग। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग स्टडी किए थे कि अगर कोई बहुत सारे चार्ज का एक सिस्टम हो तो किसी एक चार्ज पे सभी चार्जेस के कारण नेट फोर्स कितना लगेगा। तो चार्जेस पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं और वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। आज यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से पास में हो, सपोज करो यहाँ पे प्लस क्यू है एंड इसके पास दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड अगर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है एंड दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच रिपल्सन होता है। दे रिपेल ईच अदर। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्या होता है कि एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाने पर या तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है या तो उसके बीच में रिपल्सन होता है। तो इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैग्नेट का। जैसे कि हम लोगों को पता है ना कि अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर इस मैग्नेट के पास कोई दूसरा मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास ले आते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इस दूसरे मैग्नेट पे पहले मैग्नेट के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वैसे ही अगर इस मैग्नेट के पास कोई आयरन पीस ले जाए तो इस आयरन पीस पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा क्या होता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास जाने पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन का पीस अगर किसी मैग्नेट के पास ले जाया जाता है तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो बेसिकली होता क्या है, जो मैग्नेट है एक अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल या कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों मैग्नेट पास पास हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब जैसे ही ये मैग्नेट क्या इससे दूर होता जाएगा तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर या मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस कराता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट्स, उसी तरीके से अगर कोई यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल पे इस तरीके से चार्ज है ना, कोई एक बॉडी है जिस पर कि प्लस चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज के सराउंड में एक रीजन बनेगा। रीजन का मतलब क्या हुआ, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि इसका एक प्रभाव उत्पन्न होगा, इसका एक एरिया बन जाएगा, जिस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो इस दूसरे चार्ज पर, सपोज करो एक क्यू है और यहाँ पे क्यू नॉट है, तो इस दूसरे चार्ज पर इस पहले चार्ज के कारण क्या हुआ, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फोर्स क्यों एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये जो हमारा सोर्स चार्ज है ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की प्रॉपर्टी होती है ना। जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, सेम वैसे ही
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज या चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज की चारों तरफ इस तरीके से एक रीजन बनता जाएगा जिसके इफेक्ट में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। अब सपोज करो यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पी पे अगर कोई दूसरा चार्ज किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी तक हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देखो तीनों एक ही बात बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द force experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of source charge। है ना? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे Q चार्ज है, इस Q चार्ज के कारण इस Q नॉट चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to F upon Q नॉट। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे अगर Q नॉट हमारा चार्ज है तो इस पर फोर्स अगर F एक्सपीरियंस हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? F अपॉन Q नॉट, एंड दिस फोर्स एट पॉइंट P इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे सोर्स चार्ज के कारण ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके इफेक्ट में आकर के यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्यू लिखा है, यहाँ पे क्यू नॉट लिखा है। इस क्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज, एंड यहाँ पे जो Q है, इस Q को बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या है? अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि सर यहाँ पे जो Q नॉट है, Q नॉट के कारण भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब Q नॉट के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो एक तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q नॉट का, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q का। तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्या रीजन उसका बन रहा है? क्या वो जो टेस्ट चार्ज होता है ना, टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज का वैल्यू बहुत कम होता है, एंड इस Q का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कंपैरिजन में Q नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बहुत ही कम होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। इसीलिए हमको अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करना होगा तो इस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी को कंसीडर करेंगे, बिकॉज ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग एग्जैक्टली बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू जीरो F अपॉन Q नॉट। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, जबकि उस पॉइंट पे रखा हुआ टेस्ट चार्ज का वैल्यू टेंडिंग टू जीरो को टेंड कर रहा हो। अब जीरो को टेंड क्यों करना चाहिए? अगर इस क्यू नॉट का वैल्यू बहुत स्मॉल नहीं होगा, बहुत कम नहीं होगा, तो एक इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रिकल रीजन बनेगा, जिसके कारण की वो जो मेन सोर्स चार्ज है उसके कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्टिव करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो सोर्स चार्ज के कारण है या टेस्ट चार्ज के कारण। तो टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल चार्ज विच हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब देखो, यहाँ से एक चीज और हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे E इक्वल्स टू
न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लोग देखें तो एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर यूनिट हम लोग निकालें तो यूनिट क्या हो जाए, यूनिट यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और यहाँ पे चार्ज का यूनिट कूलॉम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। अगर इसका डिमेंशनल फॉर्मूला निकालें, डिमेंशनल फॉर्मूला, डिमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml_t-2, एंड Q का डिमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml_t-3 और A ऊपर जाएगा A-। ठीक, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डिमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्टेड होती है, डायरेक्शन इसका पता होता है। क्यों, अगर सपोज करो कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई क्यू पॉजिटिव चार्ज है तो इस क्यू पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से, इस तरीके से। एंड अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सॉरी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिस पर कि किसी पॉइंट पर कोई तेज चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सब सपोज करो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, दिस इज क्यू, एंड इस पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पी पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो इस क्यू चार्ज के कारण क्यू नॉट पे फोर्स कितना लगेगा, यानी कि फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू कितना लगेगा, एफ इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, एंड हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी कि E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से एफ अपॉन क्यू नॉट का वैल्यू हम लोग देखें तो क्या मिल जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कि किसी पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो डिपेंड किस पे कर रहा है, सोर्स चार्ज पे और उससे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उस सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर क्यू को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग देखें तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर हम E और R में ग्राफ प्लॉट करें, E और R में हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं R और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं।
तो जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ई का वैल्यू घटता जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में डिक्रीज होगा। आर थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ई प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। ठीक, ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखो, अगर कोई चार्जेस का सिस्टम है, अगर बहुत सारे चार्ज का एक सिस्टम है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम लोग यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, है ना। तो उस केस में और सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्ज, उस केस में ई नेट इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 एंड सो ऑन, है ना। जिस तरीके से फोर्स के लिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब इसके बेस्ड हम लोग एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग an electron is separated from the proton through a distance of 0.53 angstrom. Calculate the electric field at the location of the electron. देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है E माइनस, और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है E प्लस, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन है यहाँ पे, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? इस प्रोटॉन के कारण होगा, है ना। इस प्रोटॉन के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, हमको E का वैल्यू पता है। E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 किलो, और यहाँ पे डिस्टेंस R कितना दिया हुआ है? R इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पावर माइनस 10 मीटर, तो 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। ओके, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलॉम अपॉन R स्क्वायर 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, 9 में 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा 144, यहाँ पे हो जाएगा 14.4 इंटू यहाँ पे 10 पावर 9 10 पावर माइनस 19, यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर माइनस 10 अपॉन 0.53 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0.2809 इंटू 10 पावर माइनस 20। यहाँ पे 20 जाएगा ऊपर तो माइनस 10 हो जाएगा, और फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू हमको मिलेगा? 5.1 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 5.1 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स
when located between the plates of a capacitor which are 5 millimeter apart, the mass of oil drop is 3 into 10 power minus 16 किलोग्राम एंड इसमें बोला है कि टेक G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझो इसको ध्यान से। देखो क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर का दो प्लेट्स है, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट इसको हम मान लेते हैं दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक। और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है ये दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। और इस प्लेट्स के बीच में यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप रखा हुआ है जिस पर कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ऑयल ड्रॉप रखा हुआ है, ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच कितना वोल्टेज अप्लाई करना होगा जिससे कि ऑयल ड्रॉप यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में रहे। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको Q का वैल्यू पता होना चाहिए। Q कितना दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑयल ड्रॉप पे चार्ज कितना है यानी कि चार्ज ऑयल ड्रॉप Q इक्वल्स टू 10 E इक्वल्स टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 किलो। ये ऑयल ड्रॉप पे चार्ज रख दिया हुआ है। अब यहाँ से सेपरेशन D कितना दिया है 5 मिलीमीटर, इट मीन्स 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। एंड मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप M इक्वल्स टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 16 kg, ठीक। अब यहाँ पे देखो ऑयल ड्रॉप यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैलेंस कंडीशन में रहे। तो बैलेंस कंडीशन में रहने के लिए देखो सबसे पहले इस पर फोर्स कितने लगेंगे, इस पे 2 फोर्स लगेगा। ऑयल ड्रॉप को मास दिया हुआ है तो इसका वेट क्या लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W इक्वल्स टू mg। एंड यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस है तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण अट्रैक्ट होगा और इस पे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू Q, है ना, 2 फोर्स लगेगा। और ऑयल ड्रॉप बैलेंस कंडीशन में है तो क्या हम लोग करेंगे फॉर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन क्या होगा अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना। इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं एंड ऑयल ड्रॉप इज स्टिल रिमेनिंग इन स्टेशनरी कंडीशन। ऐसा कब पॉसिबल होगा जब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो, यानी कि अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है F और डाउनवर्ड फोर्स क्या है W, F इक्वल्स टू W। इट मीन्स F का वैल्यू क्या है K इंटू E इक्वल्स टू यहाँ पे W इक्वल्स टू 1, ठीक। क्या होगा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं Q, E को हम लोग लिख सकते हैं V बाई डी, है ना। V क्या है इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल अप्लाई किया गया एंड बेस का डिस्टेंस है तो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू V बाई डी, ठीक। तो यहाँ से Q इंटू V बाई डी इक्वल्स टू M इंटू G। तो हमको V चाहिए, विच इंप्लाइज दैट V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg इंटू डी अपॉन Q। वैल्यू पुट करते हैं सबका। m का वैल्यू हमारा कितना है, m का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर माइनस 16 इंटू g का वैल्यू बोला है 10 लेने को, 10 इंटू d है 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन q का वैल्यू कितना दिया है, q 10 ये है तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 9, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 9.375
है ना। यहाँ से v का वैल्यू हमारा क्या आएगा, v इक्वल्स टू 9.375, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में 9.375 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप है बैलेंस कंडीशन में रहेगा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए और फिर अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Determine the position of the point at which the resultant field is 0. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है +16 माइक्रोकुलम एंड दूसरा पॉइंट चार्ज है -9 माइक्रोकुलम एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन इज क्या दिया है, इनके बीच का सेपरेशन दिया है 8 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन हमको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमारा 0। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस यहाँ पे हम लोग पॉइंट P ले लेते हैं, इसको A एंड इसको B कर लेते हैं एंड यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो कि A से X डिस्टेंस पे है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब इस पॉइंट P का A से X डिस्टेंस है तो इस B से कितना हो जाएगा, 8 - x हो जाएगा। तो सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 0, तो अब यहां से जो चार्ज +16 माइक्रोकुलम है उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले लेते हैं, प्लस इस -9 माइक्रोकुलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ले लेते हैं, E1 + E2 इक्वल्स टू 0। तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग E1 का वैल्यू देखें तो यहाँ से E1 का वैल्यू हो जाएगा Q1 कितना है हम लोगों का, 16 × 10⁻⁻6 अपॉन r² का मतलब x², प्लस यहाँ पे E2 कितना हो जाएगा, K चार्ज कितना है -9, तो -9 × 10⁻⁻6 अपॉन r² यानी कि 8 - x²। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, 0। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करें, यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करें तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा, एक k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻16 कैंसिल होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो फाइनली हमको यहाँ से बचेगा 16/x² इक्वल्स टू 16/x² इक्वल्स टू 9/8 - x²। ठीक है, चलो यहाँ से आगे करते हैं। अगर दोनों साइड के स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/x इक्वल्स टू ±3/8 - x। ठीक, अब पहली बार इसमें हम लोग प्लस साइन ले लेते हैं, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 4/x इक्वल्स टू 3/8 - x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 4 × 8 - x इक्वल्स टू 3x, विच इम्प्लाइज दैट 4/32, यहाँ पे 32 - 4x इक्वल्स टू 3x। तो x वाले टर्म एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 7x इक्वल्स टू 32, तो x इक्वल्स टू 32/7 सेंटीमीटर। x का फर्स्ट वैल्यू हमको मिल गया। अब अगर यहाँ पे माइनस साइन हम लोग लेते हैं, माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन में क्या हो जाएगा, 4/x इक्वल्स टू -3/8 - x। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, यहाँ से 4 × 8 - x इक्वल्स टू -3x, क्या मिलेगा यहाँ से 32 - 4x इक्वल्स टू -3x। तो इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x इक्वल्स टू
32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो x का 2 वैल्यू आ गया, एक x का वैल्यू आया 32/7 सेंटीमीटर और दूसरा आया 32 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा? अब देखो यहाँ पे ए पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा, इस तरीके से। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड होगा। तो इसके कारण क्या होगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे जो 32/7 है वो कहाँ पे है? 32/7 का मतलब क्या हुआ? 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग क्या आएगा? इस 8 ए और बी के बीच में ही लाई करेगा, और ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों डायरेक्शन है सेम है। तो दोनों डायरेक्शन जब सेम है तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे x = 32/7 इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे x = 32 पे देखें तो यहाँ पे हो सकता है, देखो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो b से ऑलमोस्ट कितना, अगर 24 सेंटीमीटर आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इस पॉइंट C पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ से A के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड और B के कारण इनवर्ड। तो पॉइंट C आउटवर्ड्स टू द पॉइंट B के आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट C, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 at x = 24 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज एट B। या जो नेगेटिव चार्ज है इससे 24 सेंटीमीटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू 0 होगा। या अगर A से निकालना हो तो इस 24 में 8 को हम लोग और कंसीडर कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 32, यानी कि A से 32 सेंटीमीटर पे एंड B से 24 सेंटीमीटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोग क्लियर होंगे, टॉपिक भी बहुत ही प्रॉपर वे में क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।